हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंजीनियर साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एल्गोरिथम को, जिसका नाम है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पढ़ा था। और जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ना, उसके दो मोड होते हैं। पहला मोड होता है प्रिमिटिव मोड और दूसरा मोड होता है नॉन प्रिमिटिव मोड। तो इस जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो नॉन प्रिमिटिव मोड में हमने पढ़ा था। लेकिन जब लेकिन जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, अगर वो प्रिमिटिव मोड में काम करता है तो उसे क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो SRTF है वो क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का कौन सा मोड है? प्रिमिटिव मोड है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या है? प्रिमिटिव मोड है। तो ये जो SRTF है वो क्या है? प्योरली ग्रीडी एल्गोरिथम भी बोलते हैं हम इसको। और ये किसके ऊपर काम करती है? इसका जो बेसिक होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है? बर्स्ट टाइम होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रोसेस है, SRTF जो एल्गोरिथम है, वो किसको देखती है? बर्स्ट टाइम को देखती है। और जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होता है, उस प्रोसेस को CPU अलोकेट कर दिया जाता है। तो उसका गैंट चार्ट बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पे चार प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। इनका अराइवल टाइम ये रहा और बर्स्ट टाइम ये रहा। तो सबसे पहले P1 प्रोसेस आई 0 टाइम पर। तो P और इसमें क्या है, ये क्या है? एक बार जब इसको गैंट चार्ट को बनाने से पहले मैं बताती हूँ कि ये प्रिमिटिव मोड है। SRTF क्या है? प्रिमिटिव मोड है। और प्रिमिटिव मोड में क्या होता है? जो CPU होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अलोकेट कर दिया जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो प्रोसेस को जो टाइम मिल रहा है ना CPU का, वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई 0 सेकंड पे? प्रोसेस P1 आई। तो P1 कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगी? CPU कितनी देर के लिए मिली? P1 सिर्फ 1 सेकंड के लिए मिली। तो जैसे ही 1 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड पे कौन सी प्रोसेस आ गई? देखो, प्रोसेस P2 आ गई। और यहाँ पे अब इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना बचा? 4 बचा। तो 4 कम है या 3 कम है? जो दूसरी प्रोसेस आई 3 कम है। तो इसका मतलब ही क्या है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। दोनों प्रोसेस में से किसका रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट है? तो P2 प्रोसेस का शॉर्टेस्ट है। तो P2 जो प्रोसेस है वो कितनी देर तक एग्जीक्यूट होगी? अगेन 1 सेकंड तक के लिए एग्जीक्यूट हुई। अभी कितना बचा? 2 बचा। अब 2 सेकंड है। 2 सेकंड पे कौन सी प्रोसेस आई? P3 प्रोसेस आई। लेकिन उसका बर्स्ट टाइम कितना है? देखो 4 है। तो ये अब इन तीनों प्रोसेस में से देखो, P1, P2, P3 में से किसका बर्स्ट टाइम कम है? प्रोसेस P2 का बर्स्ट टाइम कम है। फिर से किसको मिलेगा? CPU का टाइम P2 प्रोसेस को मिलेगा। फिर क्या हुआ? 3 सेकंड पे अभी कोई नई प्रोसेस नहीं आई। अगेन ये तीनों प्रोसेस ही है। इन तीनों प्रोसेस में से किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है? P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो फिर से क्या हुआ? P2 प्रोसेस को CPU का टाइम मिला। उसके बाद में अब क्या हुआ? P2 प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब 4 टाइम पे कौन आ चुका है? P4 आ चुका है, जिसका कि बर्स्ट टाइम कितना है? 1 है। अब देखेंगे सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P1 का है, P3 का है या P4 का है? P4 का है। तो अब CPU का टाइम किसको मिलेगा? P4 को मिलेगा, एक के लिए, 1 सेकंड तक के लिए। तो P4 भी तो P4 भी एग्जीक्यूट हो गई। P4 के एग्जीक्यूट होने के बाद में अब देखो कौन सा प्रोसेस बचा है? P1 बचा है, P3 बचा है। दोनों का बर्स्ट टाइम कितना है? 4 है। तो ये कैसे अलोकेट होगी? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे अलोकेट होगी। और जो P4 और जो P1 है, सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगी? P1 एग्जीक्यूट होगी 1 सेकंड के लिए। अभी कितना बचा? 3 बचा। उसके बाद में फिर से P1 एग्जीक्यूट होगी कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। 2 बचा। उसके बाद में फिर से P1 एग्जीक्यूट होगी 1 सेकंड के लिए। और उसके बाद में फिर से P1 एग्जीक्यूट होगी कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। अब क्या हुआ? P1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई। और अब उसके बाद में कौन सी बची है? P3 एग्जीक्यूट होगी। P3 कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगी? एक एक करके 4 सेकंड तक ये एग्जीक्यूट होगी। तो देखो, ये 4 बार एग्जीक्यूट हुई, मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है। तो देखिए, अभी इसका बन गया गैंट चार्ट। अब इसका कंप्लीशन टाइम निकालते हैं कि सबसे पहले जो P1 प्रोसेस है उसका कंप्लीशन टाइम कितना है। P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो उसका कंप्लीशन टाइम कितना होगा? 9। P2 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है? 4।
P3 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है 13 और P4 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है 5। अब निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमने देखा था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है इसका, P1 प्रोसेस का 9 और अराइवल टाइम कितना है 0, तो 9 माइनस 0 9 आया। उसके बाद में P2 प्रोसेस के लिए क्या होगा, 4 माइनस 1 3 होगा TAT। उसके बाद में 13 माइनस 2 11 और 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। यह आ गया इसका TAT। TAT के बाद में अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करेंगे तो 9 माइनस 5 4, इसके बाद में 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 4 7 और 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये निकल गया इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। अभी जिसका वेटिंग टाइम आया तो वेटिंग टाइम कितना आएगा इसका 11 और इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना आएगा 24। अब अगर हम इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो ये जो एवरेज TAT है वो कितना आएगा इसका 24/4 6, और अगर इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो वो आएगा 11/4 यानी कि 2.7। ये जो SRTF एल्गोरिथम है ना वो क्या बोलता है कि ये ना ऑप्टिमल एवरेज टाइम देता है। सबसे जो मिनिमम एवरेज टाइम है ना वो किसका आता है, SRTF का आता है। लेकिन इस तो आज की वीडियो में हमने देखा SRTF का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।